इस खबर के प्रायोजक हैं डिवाइन पब्लिक स्कूल, आपके सपनों की उड़ान, बेहतर शिक्षा, संस्कार और समर्पण के साथ संचालित। एडमिशन ओपन। आज यही एडवांस का रिजल्ट आया था, इससे कुछ दिन पहले आया था नीट का रिजल्ट। यानी आपके अपने बच्चों को आप डॉक्टर और इंजीनियर बनाना चाहते हैं ताकि वो समाज की एक सेवा कर पाए और समाज से जुड़ पाए। आज संडे है और संडे के दिन मैं आपकी किसी न किसी शख्सियत से मुलाकात करवाता हूं जो दूसरों के लिए इंस्पिरेशन भी बनते हैं और कहीं ना कहीं समाज से जुड़े हुए वो अहम हिस्से होते हैं जिनसे हम मिलना चाहते हैं, जानना चाहते हैं और उनकी जो कहानी है ना वो कहीं ना कहीं रोल मॉडल का किरदार अदा करती है। गंगापुर सिटी में पले बड़े एक ऐसी शख्सियत से मैं आपकी मुलाकात करवाना चाहता हूं जो आज समाज की सेवा भी कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात है कि दूसरों के लिए वो कहीं ना कहीं एक आइकॉन मूवमेंट जो है वो सेट कर रहे हैं। ईएनटी यानी एक ऐसी बीमारी जो गले से जुड़ी हुई है, नाक से जुड़ी हुई है, कानों से जुड़ी हुई है, लगातार हम दिखाते भी हैं और कहीं ना कहीं इसको लेकर के हम लापरवाही भी करते हैं जीवन में। कई बार हम वॉइस को लेकर के, कानों को लेकर के नहा रहे हैं, पानी भर रहा है, फिर कहीं ना कहीं सीख का इस्तेमाल करते हैं, खुद अपने आप में डॉक्टर बनते हैं, लेकिन ये चीजें आगे जाकर के कहीं ना कहीं हमारे लिए बड़ी तकलीफदेह साबित होती हैं। इन चीजों को जानने के लिए और बहुत सारे आपके दिमाग में जो जहन में सवाल चल रहा है ना, उन सवालों का जवाब भी हम आज ढूंढेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि मैं काफी देर से उनको ऑब्जर्व कर रहा था और डायग्नोसिस करने का उनका जो तरीका था ना वो मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो ऐसी शख्सियत से मैं आपकी मुलाकात करवाता हूं, डॉक्टर दीपक सिंघल। और सबसे बड़ी बात, एक नया शब्द आज मेरे को जानने को मिला और वो शब्द है लैरिंगोलॉजिस्ट। ये क्या है, वॉइस सर्जन क्या है? क्योंकि मैं खुद एंकरिंग करता हूं, सिंगिंग करता हूं, तो मेरे लिए तो ये जानना और भी ज्यादा जरूरी है। तो ऐसी शख्सियत से मैं आपकी मुलाकात करवाता हूं, डॉक्टर दीपक सिंघल, असिस्टेंट प्रोफेसर भी हैं केएम मेडिकल कॉलेज मथुरा से। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ सेवन राजस्थान पर। और सबसे पहले तो इस चीज के लिए धन्यवाद कि आप यहीं की सरजमी पर पले बड़े हैं और अब यहाँ के बहुत सारे युवाओं के लिए भी आप कहीं ना कहीं प्रेरणा स्रोत हैं। पहले तो मुझे बताइए क्या कुछ कहना चाहेंगे उन युवाओं से जो अब तैयारी कर रहे हैं और जो बड़े बड़े हसीन ख्वाब पाल रखे हैं, डॉक्टर बनना है, समाज की सेवा करनी है, मगर क्या ये इतना आसान लगता है? देखो, जिंदगी में आसान तो कुछ भी नहीं है। चाहे वो डॉक्टर बनना हो, चिकित्सक बनना हो, टीचर बनना हो, पुलिस में जाना हो, मिलिट्री में जाना हो, ज़िंदगी सबकी किसी की भी आसान नहीं है। वो पूरी प्रोसेस एक लंबी ट्रेनिंग से गुजरती है। आप खुद का बिजनेस भी करते हो, वो उसमें भी एक स्ट्रगल है, एक लंबा संघर्ष है। तो हर एक प्रोफेशन का अपना एक इम्पोर्टेंस है। हमारा प्रोफेशन ऐसा है कि हमसे लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि हम लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ ना करें, उनकी जो उम्मीदें हैं उनके साथ ईमानदारी से पेश आएँ। और प्रोफेशन में फिर भी ऐसा चल जाता है, लेकिन ये ज़िंदगी से जुड़ा हुआ मामला है। तो मेरा मानना यही है कि जो भी प्रोफेशन आप ले रहे हैं, चाहे मेरा प्रोफेशन है, चाहे अदर प्रोफेशन है, हमें सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और स्ट्रगल तो हर जगह है। आप अगर लंबी रेस के घोड़ा बनना चाहते हो तो स्ट्रगल आपकी जर्नी का पार्ट है, जीवन संघर्ष है। तो जो भी बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं, मैं उनसे यही कहूँगा कि अगर आप सेलेक्ट हो रहे हो तो ये मत सोचो कि आप डॉक्टर बन गए, और अगर आप नहीं सेलेक्ट हुए तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई। कई सारे ऐसे लोग हैं जो सेलेक्ट नहीं हुए, डॉक्टर नहीं बने, लेकिन डॉक्टरों से बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं समाज के अंदर, अलग अलग क्षेत्रों के अंदर। कोई टीचर बन जाता है, कोई बिजनेसमैन बन जाता है, कोई फार्मासिस्ट बन जाता है, कोई नर्सिंग स्टाफ में जाता है, कोई गवर्नमेंट सर्विसेज में जाता है, कोई यूपीएससी क्लियर कर लेता है। मेरे ही दोस्त, मेरे ही कलीग ने यूपीएससी, राहुल बंसल ने क्लियर किया ये, तो आज वो आईपीएस की ट्रेनिंग में है। तो एग्ज़ाम जो भी दे रहे हैं ईमानदारी से दीजिए, ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। स्ट्रेस लेके लोग सुसाइड कर रहे हैं, हम डेली सुन रहे हैं। तो मेरा मानना यही है कि ज़िंदगी ख़त्म नहीं है। अगर आपको 2 वक्त की खाना भी मिल रहा है ना तो ठीक है। कुल मिला करके मुस्कुरा करके जिंदगी जिए और अपने गोल जो है ना वो सेट करें, और अगर अचीव होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो भी जर्नी सो मस्ट गो ऑन। ठीक है, अब बात करते हैं ईएनटी की। जनाब, इनको लेकर के हम कितनी लापरवाही करते हैं और कहीं ना कहीं ये लगता है कि साहब ना ये तो नॉर्मल बीमारी है, ये तो ठीक है, हम दिखवा लेंगे, करवा लेंगे। तीनों जो चीजें हैं ना वो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। ईएनटी को लेकर के अक्सर जो कंप्लेंट्स आती हैं या बीमारी जो आती है कि साहब कान में पानी भर जाना, अभी आप देख रहे थे और आप रात दिन इस तरह के पेशेंटों को देखते हैं। किन चीजों को लेकर के हम लापरवाही करते हैं? अक्सर अपने कान को लेकर के, नाक को लेकर के और गले को लेकर के। किस तरह की लापरवाहियां जो है ना वो हमसे होती हैं, जिनको शायद हम ध्यान नहीं देते और फिर बाद में वो मेजर इशू बन जाती हैं इनको लेकर के। देखिए, कई सारी चीज़ें हैं नाक कान गले के क्षेत्र में। अगर मैं कान की बात करूँ तो एक तो लोगों के मन में मिथ है कि कान साफ खुद से करना चाहिए। हमारी बॉडी का खुद का एक फिजियोलॉजिकल सिस्टम होता है जो खुद से कान साफ करता है। अगर आप उसको छेड़ेंगे तो कान में कई सारी समस्याएं होना स्टार्ट हो जाएंगी। और स्पेशली जो लोग शुगर की, डायबिटीज़ के रोगी हैं, स्पेशली उनको तो विशेष रूप से कान में ऐसी
कोई भी बाहर की चीज़ें नहीं डालनी चाहिए जिससे वो साफ़ करने की कोशिश करे। कई लोग तो मिर्च का मसाला, प्याज लहसुन का मसाला, अच्छा। कई सारे तेल, बहुत सारी चीज़ें डाल देते हैं। तो ऐसी चीज़ नहीं डालनी चाहिए। कई लोग तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी मैंने सुना है कि लोग डाल हाँ, देते हैं। सब बोले सब फूल करके बाहर आ जाएगा। और तो ऐसा नहीं करना चाहिए। कान के पर्दे को, अंदर सुनने की क्षमता को डैमेज हो सकता है। दूसरा, आप स्विमिंग पूल वगैरह में जा रहे हैं तो कान के पर्दों का विशेष रूप से ध्यान रखें। कान में पानी जाएगा तो फंगस लगने के चांसेस हो सकते हैं। ठीक है। कई लोगों को मन में, दिमाग में ये भी रहता है कि दवाई ले ली, नाक कान गले में थोड़ा सा ऐसा है कि ट्रीटमेंट थोड़ा सा लंबा चलता है। लोग दवाई लेते हैं, फिर फॉलोअप पे नहीं आते, और फॉलोअप पे नहीं आते, वो बीमारी ख़त्म होती ही नहीं है। उसका परमानेंट ट्रीटमेंट आपने नहीं करवाया तो आप बार बार उससे ज़्यादा फाइनेंशियली बर्डन आपके ऊपर हो जाएगा जितना आप फॉलोअप में उस ट्रीटमेंट को पूरा लेने में नहीं करते। तो कई सारे इन्वेस्टिगेशन होते हैं जो बहुत ज़रूरी होते हैं। तो मैं अगर नॉर्मली केयर करूं अपनी इन चीज़ों का, तो हमें किन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, स्पेशली ENT से रिलेटेड? देखिए, अगर वॉइस की बात करूँ तो अब आप जैसे प्रोफेशनल वॉइस यूज़र है, स्पेशली एंकर है, आप यूज़ करते हैं, तो मेरा मानना ये है कि अगर आप 15-20 मिनट या 1 घंटे बोल रहे हैं तो फिर बीच में आपको 1 या 2 घंटे का ब्रेक लेना चाहिए। ठीक है, पानी खूब सारा पीना चाहिए। वैसे अगर नोज़ का दिक्कत है, अगर आपको एलर्जी ज़्यादा है और आप जिस पे पर्टिकुलरली आपको पता है कि मेरे को इस जगह से ज़्यादा एलर्जी है, तो उससे बचाव भी उपचार है। पहली चीज़ तो जितना बच सको उस चीज़ से बचो। अच्छा, एक चीज है, मैंने आज एक नया शब्द सुना था, ये लेरिंगोलॉजिस्ट या वॉइस सर्जन जिसको कहते हैं। ये पहली बार ये शब्द सुना है। ये क्या चीज है और ये किस तरह की स्पेशलिटीज है इसमें? बेसिकली लैरिंगोलॉजिस्ट ENT का एक पार्ट है। ENT की एक सब स्पेशलिटी है जो आगे जाके सुपर स्पेशलिटी बनेगी। तो लैरिंग्स मतलब हमारा जो वॉइस बॉक्स, अगर हम लोकल लैंग्वेज में बोले तो जहाँ पे हम बोलने का और खाना खाने का, ये दोनों चीज़ों की जो भी बीमारियां हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। उनके बारे में हम अलग अलग बीमारियां हैं उनका अलग लेवल पे, एडवांस लेवल पे, जिसकी हमको बेसिक ENTs को जानकारी कम रहती है। ऐसा नहीं है कि नहीं होती है, कम रहती है। उस एडवांस लेवल पे अलग ट्रेनिंग होती है। हर बीमारी का एक अपना एक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल होता है। तो लैरिंगोलॉजी की जब ट्रेनिंग की जाती है तब आपको उसमें आपको सिखाया जाता है। ICU के जो पेशेंट है, न्यूरो सर्जरी के जो पेशेंट है, न्यूरोलॉजी के जो पेशेंट है, गैस्ट्रोलॉजी के कई सारे पेशेंट हैं, और रेस्पिरेटरी मेडिसिन के कई सारे पेशेंट हैं, और इस टाइप के जो पेशेंट होते हैं वो हमारे लैरिंगोलॉजी में आते हैं। क्योंकि एयरवे और खाना खाने की नली, दिमाग से कई सारी ऐसी नसें आती है जो हमारे बोलने के तारों पे काम करती है। उनके फंक्शन के लिए हमारे बोलने के तार उन नसों पे डिपेंडेंट रहते हैं, अगर उनमें कुछ दिक्कत आ रही है। दूसरा क्या होता है कि हम एज ए लैरिंगोलॉजिस्ट, वॉइस सर्जन, हम पेशेंट की वॉइस को डायग्नोज करते हैं कि अगर उसमें कुछ खराबी है तो जितनी अर्ली स्टेज में हम उसको डायग्नोज कर लें, जैसे कि कैंसर है, बोलने के तार के कैंसर से, तो सबसे पहले वॉइस खराब होती है। तो जैसे ही वॉइस में अंतर आएगा, अगर हम उसको पिक कर लेंगे स्टार्टिंग फेज में, तो वो 100% ट्रीटमेंट है उसका, गारंटेड अश्योर्ड। शुरुआती दौर में 100% अश्योर्ड ट्रीटमेंट है, और वो वॉइस सर्जन आसानी से पकड़ लेते हैं क्योंकि वो उस चीज़ के लिए ट्रेंड है। रूटीन ENTs के कई सारे जो एक्सपीरियंस लोग हैं वो कर लेते हैं, लेकिन अगर बिगिनर्स की बात करूँ, जहाँ पे एक मेडिकल कॉलेज गवर्नमेंट्स में इस टाइप का सेटअप नहीं होता कि आपको उस टाइप की डायग्नोसिस और ट्रेनिंग मिले, तो बहुत सारी डिजीज़ेज़ हैं। अगर आपको सांस लेने में तकलीफ हो रही है, अगर रात को खर्राटे आ रहे हैं, आप चल रहे हो और आपकी सांस भर रही है, तो हो सकता है आपके बोलने के तार नहीं हिल रहे हो, ये भी एक कारण हो सकता है। और हमको अस्थमा डायग्नोसिस कर दिया हो किसी ने, जबकि अस्थमा ज़रूरी नहीं है। हर सारे पेशेंट को अस्थमा नहीं होता, लेकिन अस्थमा के पंप चला दिए जाते हैं क्योंकि सांस लेने में तकलीफ हो रही है और कोई तकलीफ नहीं है। तो एक इजी प्रोसेस है। तो ऐसे पेशेंट्स को मेरा कहना है कि आप गले की दूरबीन से जांच करें। आपको गले में कुछ अटक रहा है, कुछ लग रहा है, ठीक है, गले में सूजन आ रही है, गला साफ नहीं हो रहा है, आवाज़ में चेंज आ रहे हैं, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, लंबे समय से खांसी हो रही है, ऐसी सारी, और आपकी आवाज़ में झटके आ रहे हैं, इस टाइप की जो डिजीज हैं हम वो लैरिंगोलॉजी में डील करते हैं। मतलब कुल मिलाकर के लैरिंगोलॉजिस्ट एक वो चीज है जो आपकी वोकल या वॉइस से जुड़ी हुई चीज है ना, आपके स्वर तंत्र जो है उनसे जुड़ी हुई चीज है, और वो है। अच्छा, एक चीज और है जो मैं अभी देख रहा था और मुझे बड़ा वो लगा, जो आपने जो लाइन को पिक करके और फिर जिस तरीके से वो ट्रीटमेंट किया था, वो कौन सी थेरेपी है? और वो मुझे लगता है कि शायद है ना, वो आप ही की अपनी थेरेपी है जो मैंने भी देखी है। नहीं, वो एक्चुअली उसे कहते हैं वर्टाइगो ट्रीटमेंट। बेसिकली वर्टाइगो मतलब चक्कर आना,
तो चक्कर आना बेसिकली क्या है कि उसके 100 तरीके के कारण होते हैं। जब मैं पेशेंट से बात करता हूँ, उनकी बातों को सुनता हूँ, तो मैं एक क्लिनिकल डायग्नोसिस मेरे दिमाग में बनाता हूँ और मेरे 15-20 टेस्ट हैं जो पेशेंट के ऊपर करता हूँ। ENT कई लोगों को पता नहीं है कि चक्कर आना कहीं ना कहीं कान की वजह से होता है। हमारे कान का मुख्य फंक्शन जो है वो सुनना नहीं है, वो बैलेंस बनाना है। अगर आपका बैलेंस नहीं बन रहा है तो कहीं ना कहीं हो सकता है आपके वो कान की वजह से हो। और हमारे जितने भी रूटीन ENTs हैं वो सब टैबलेट मेडिसिन देते हैं और उसके बाद क्या होता है कि वो पेशेंट वो टैबलेट्स पे चलता रहता है, लेकिन उसका परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं होता है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर मेरा मानना है कि ENT स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए। और अगर जैसे मैं जो स्पेशली करता हूँ, मैंने वहाँ से ट्रेनिंग ली है वर्टाइगो के लिए, और उसमें क्या होता है मैं कई सारे मैन्यूअर्स करता हूँ। उस मैन्यूअर को जो बोलते हैं, जो मैंने आपके सामने किया, उसे एप्लीज मैन्यूअर्स बोलते हैं। तो उसमें क्या है कि वो पता कैसे चलता है? जैसे अभी वो जब आई थी तो बहुत ज्यादा अनकॉन्शियस कंडीशन में थी, घबराई हुई थी, है ना? तो फिर वो चीजें जो है वो डायग्नोसिस कैसे होती हैं? फिर उसमें जो आपने किया वो एक अलग तरीका था। तो वो बेसिकली पेशेंट की जब मैं हिस्ट्री लेता हूँ, पेशेंट से मैं बात करता हूँ, मैं हमेशा यही कहता हूँ और जो मुझे सिखाया गया है कि पेशेंट से पहले बहुत बात करो। पेशेंट की डिजीज़ आपके हाथ में तभी पकड़ में आ जाती है कि उसके लिए उसके अलग से कोई ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत नहीं होती कि आपने बहुत CT करा लिया, MRI करा लिया। जो लोगों के दिमाग में मिथ बन गया है कि CT कराओ, MRI कराओ, ऐसी सारी चीज़ें। क्लिनिकल हम 99% डायग्नोसिस हमारे पेशेंट की बात करने और हमारे क्लिनिकल एग्जामिनेशन में बना लेते हैं। हमें बस वो डॉक्यूमेंट करना होता है कि हाँ भाई उसकी वजह से ऐसा हो रहा है। तो मैं वो ही करता हूँ कि पेशेंट से कि कंप्लेंट जो होती है कि आपकी पोजीशन चेंज करने पे, गले की गर्दन की पोजीशन अगर चेंज हो रही है और उस पर आपको चक्कर आ रहे हैं, गर्दन ऊपर नीचे हो रही है और उसमें चक्कर अगर आ रहे हैं, राइट से लेफ्ट में करवट बदल रहे हो तो चक्कर आ रहे हैं। पर दीपक सर, ये चीज तो एक तरीके से तंत्रिका तंत्र से भी जुड़ी हुई है ना वो चीजें? नहीं, बेसिकली क्या होता है, कई सारे पेशेंट जैसे मेरे पास आते हैं, जैसे कि जब भी मैं गर्दन एक तरफ मोड़ता हूँ और इधर की तरफ करंट सा आता है और एकदम झटका सा आता है और दुखता है, वो एक अलग वर्टाइगो का वो एक दिक्कत है। मैं जो करता हूँ वो एक अलग तरीके का सिस्टम, वो कान के अंदर ही जैसे मैंने एक लास्ट टाइम भी पेशेंट को इस पे ड्रॉ करके बताया था कि बीमारी एक्चुअली क्या हो रही है। हमारे कान के अंदर वाले हिस्से में 2 पार्ट होते हैं, एक सुनने के लिए काम करता है और दूसरा बैलेंस के लिए करता है। तो जैसे अपन कहते हैं ना 3D मूवी, तो वैसे ही हमारे 3D टाइप से सिस्टम चलता है। तो ऊपर वाला मूवमेंट के लिए अलग, साइड वाले मूवमेंट के लिए अलग और आगे पीछे वाले मूवमेंट के लिए। तो ऐसे कैनाल्स होती हैं, वो हमारे बैलेंस, उसके अंदर फ्लूइड होता है, पार्टिकल्स होते हैं जो चिपके रहते हैं कैनाल के चारों तरफ। और फ्लूइड के मूवमेंट के आधार पर हमें अंदाज़ा लगता है कि कहाँ से सिग्नल आ रहा है बॉडी का। तो बैलेंस हमारा ऐसे बनता है। अगर इनमें से कहीं पे भी कोई दिक्कत हुई, उस बैलेंस में दिक्कत आ जाएगी, आपको समझ में नहीं आएगा, आपको लगेगा कि आप हवा में तैर रहे हो, पूरी धरती हिल रही है। और उसको जब तक आप सेट नहीं करोगे इन पार्टिकल्स को वापस उसी जगह जहाँ से वो निकले हैं, तो आप कितना ही मेडिसिन दे लो, पेशेंट ठीक नहीं होगा। वो खुद से ही ठीक हो जाए बात अलग है, लेकिन मेडिसिन से ये चीजें अमूमन जांच में नहीं आती अगर डायग्नोसिस हम करें इन चीज़ों के? ये प्योर क्लिनिकल डायग्नोसिस है। अच्छा, आप इसका कोई CT, MRI और या फिर किसी भी टाइप के इन्वेस्टिगेशन से डायग्नोसिस, और वो आएगी भी नहीं निकल के, किसी में भी नहीं आएगी। ये प्योर क्लिनिकल डायग्नोसिस। और वो पढ़ना पड़ता है पेशेंट को, है ना, कि वो कहाँ से जो है मेन प्रॉब्लम वहाँ से चल रही है। मोस्ट ऑफ ये पेशेंट एक्चुअली न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, हाँ, है ना, और या फिर अगर ENT स्पेशलिस्ट के पास भी अगर जाते हैं। अब आपके शहर गंगापुर सिटी में चिकित्सा के क्षेत्र में नए आयाम
नए भव्य स्वरूप में आया है वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिसमें सभी प्रकार की बीमारियों का एक ही छत के नीचे अत्याधुनिक तकनीक से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, जिनमें जनरल मेडिसिन, सर्जरी, गायनिक, शिशु रोग, हड्डी रोग, यूरोलॉजी, दंत रोग चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम, अत्याधुनिक लैब व सभी प्रकार की जांच सुविधा उपलब्ध, सभी प्रकार की योजनाएं जैसे मुख्यमंत्री चिरंजीवी RGHS की सुविधा उपलब्ध। वर्धमान हॉस्पिटल का वादा हर व्यक्ति को निरोगी बनाना। आज ही संपर्क करें वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जयपुर रोड, गंगापुर सिटी। कॉन्टैक्ट नंबर 8302906531 और 746329475।